हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि जयंत कुमार द्वारा रचित कहानी है। बहुत कुछ निर्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर देर में अरोड़ पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाहते हों। ये कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के माध्यम से हम दृष्टि वाली बुक से पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। बहुत कुछ निर्दोष घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे के एक बेंच पर बैठ गए थे। ये मैंने कल पोस्ट किया हुआ है। ये क्या है? अपना अपना भाग कहानी से लिया गया है। देखते रहिए। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। क्या था? नैनीताल। ताल में किश्तियां सफ़ेद सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेजी यात्रियों को लेकर इधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित अब कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों मानो शर्तें बांधकर सर पर सटपट दौड़ रही थी। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। बच्चे क्या खेल रहे थे? बच्चे हॉकी खेल रहे थे। बच्चे हॉकी खेल रहे थे। बच्चे हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोगों में से लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों जैसे सजेब घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थी, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे, जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल भी रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई
साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज स्थित भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। ये बात की गई है अपनी हिंदू नारियों की उस समय की जो परिस्थिति पर भी बात की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अंडरलाइन करते चले उसे आप भी नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक भारतीयता का एक और नमूना अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी इंडा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे में तो अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। घंटे के घंटे सड़क गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक छेड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इन घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। एक घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। कितने बार? 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्र का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। जब हम लोग घर से कहीं जाते तो लगता सर्दी नहीं है, लेकिन जब सर्दी मिलती तो वहाँ महसूस होता है कि भी एक कंबल और होता। वही बात कर रहे हैं कि सर्दी इतनी है कि एक कोट के साथ एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह क्या होगी इसकी भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उसे चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा।
सड़क से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मुँह सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। कैसे देखा सूरत कैसी थी? मैंने देखा कोहरे की सफ़ेद में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। तीन गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का। कितने बरस का? 10 बरस का। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अपना अपना भाग्य कहानी में जो बालक की जो उम्र थी कितनी थी? 10 बरस। 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया हो। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। बच्चे की बात की जा रही है। वह बस अपने वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? उसने अपने सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज आज वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? नौकरी से हटा दिया गया है। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। सब काम करना था और 1 रुपया उसको मिलता था बच्चे को। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नौकरी करेगा? हाँ करेगा। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं कहाँ हैं? 15 कोस दूर। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बालक का गांव कितनी दूर था? 15 कोस दूर उसका गांव था। तो तू भाग आया है? हाँ। क्यों भागा है? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए हैं। वह अब नहीं है। कहाँ गया? क्या है? उसका जो साथी है अब कहाँ गया है? मर गया है। याद रखिएगा, उसका जो साथी है जो गांव से साथ आया था वो क्या है? मर गया है। क्या है? साथी मर गया है। मर गया? हाँ। हाँ साहब ने मारा मर गया। हाँ साहब ने मारा मर गया। यानी जहाँ वो ड्यूटी करता था बच्चा, जो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा बड़ा था, वो आया था गांव से, वो मर गया है। कैसे ड्यूटी करता था? तो साहब ने मारा तो वह मर गया। अच्छा हमारे साथ चलो। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से लाए हैं आप? इसे जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से।
कहीं से, लो जी ये नौकर लो। पहाड़ी जो हैं उन बच्चों पर ये बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी हैं बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, कहते हैं कि मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं, ऐसे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मानो क्या खाक। आप भी अजी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा हम सब सोने जाते हैं और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। कितने रुपए के कमरे में सोते थे? 4 रुपए कमरे का किराया था जिसमें वह रह रहे थे। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है। होटल का क्या नाम था? होटल डी पब जानता था। कल 10 बजे मिलेगा। कितने बजे? 10 बजे मिलने का वादा किया गया। किससे? बालक से। हाँ, कुछ काम देंगे जरूर। हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? बालक कहता है तो जाऊं? हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। कहाँ सोने की बात है? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। हवा इतनी सर्दी थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ है, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ कहो, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। वही जो बालक था वो क्या था? मर गया है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। किसकी? आदमियों की दुनिया ने। व्यंग किया जा रहा है कि समाज में अगर खुद कुछ नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा। कहा, अपना अपना भाग्य। ये रहा अपना अपना भाग्य, कहानी का लाइन बाई लाइन वाचन, जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट पहले भी करवा चुकी हूँ। प्लस इस मैंने जब वाचन किया है तो जो इम्पोर्टेंट उसमें अंडरलाइन किया, आप देख लीजिएगा। आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप समय नहीं यदि पूरा वचन करने खुद से पढ़ने का, तो आप टाइम लगा के इसे भी सुन सकते हैं। 1 बार 2 बार जितना आपको समय मिले आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।